ठीक है, फिर भी पावर ऑफ कोर्ट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम क्या करते हैं, उसको एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। और जिसको भी ये डाउट हो रहा है कि मैम कम पढ़ा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी हम कम पढ़ा रहे हैं। जब फाइनल क्लास होगी तो हम 1.5 मतलब 1.5 घंटे की पूरी प्रॉपर क्लास लेंगे। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। स्क्रीन आई होप दिख रही होगी आपको प्रॉपर। मैं 2 मिनट में रिवाइज करा दूंगी कि कल मैं पूरी अच्छे तरीके से पढ़ा चुकी हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। यहाँ पे बात हो रही है पावर ऑफ कोर्ट्स की, कोर्ट कितनी सजा पास कर सकता है। तो वापस कि बीएनएस के जो कोर्ट ऑफेंसेस हैं वो कोर्ट कौन ट्राई करेगा, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, और जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। फिर मैंने कहा था कि जो रेप केसेस हैं उसके जो कौन प्रिसाइड ओवर करेगा, एक वुमन प्रिसाइड ओवर करेगी। और फिर मैंने कहा था कि बीएनएस की बात तो यहाँ हो गई ए वाले पॉइंट में। बी वाले पॉइंट में जो अदर ऑफेंसेस होते हैं, लाइक अदर लॉज के जो ऑफेंसेस होते हैं, वो कौन ट्राई करेगा, जो उस लॉ में मेंशन है। ठीक है, जो कोड उस लॉ में मेंशन है। और यदि कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो कौन ट्राई करेगा, हाई कोर्ट ट्राई करेगा। और जो फर्स्ट शेड्यूल में कोड दे रखे हैं वह ट्राई करेंगे। कल मैंने आपको ये सब चीजें बता दी थी डिटेल में। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, हाई कोर्ट कितनी सजा पास कर सकता है। तो मैंने बता दिया था कि हाई कोर्ट किसी भी तरीके की सजा पास कर सकता है। किस तरीके की, किसी भी तरीके की सजा पास कर सकता है जो ऑथोराइज्ड बाय लॉ है। फिर सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कौन सी सजा पास कर सकता है, एनी सजा, मतलब कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। लेकिन जो डेथ पनिशमेंट होगी वो सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट होगी। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके थे। सीजेएम कौन सी सजा पास कर सकता है, अप टू 7 ईयर। ठीक है, लिखकर आपको जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है वो लिख कर आना है। जस्ट हम या रिकॉल कर रहे हैं चीजों को, तो अप टू 7 ईयर पास कर सकता है। फिर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी सजा पास कर सकता है, आपको याद रखना 3 चीजें लिखनी है। आपको कितनी सब चीजें लिखनी है, 3 चीजें लिखनी है। तो फर्स्ट 3 ईयर, 50,000 एंड कम्युनिटी सर्विस। ये न्यू ऐड हुआ है, क्या ऐड हुआ है, कम्युनिटी सर्विस न्यू ऐड हुआ है, डन। और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितनी सजा पास कर सकता है, 1 ईयर, 10,000 एंड कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, कल भी जो बच्चे क्लास में नहीं थे और जिसने आज भी ज्वाइन करी, तो मैंने कल कल ये सब चीजें पढ़ा दी थी। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आता है और आप भारतीय न्याय संहिता में भी देखेंगे। किसमें देखेंगे, भारतीय न्याय संहिता में देखेंगे कि क्या हुआ कि किसी को कहा कि पारुल आप 10,000 रुपए फीस जमा कराओ। क्या करो, कि पारुल आप 10,000 रुपए फाइन डिपॉजिट कराओ। क्या होता है कि पारुल फाइन डिपॉजिट नहीं कराती। ठीक है, किसी को पता है कि बीएनएस में क्या प्रोविजन है इससे रिलेटेड। मैं पहले क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, क्या बोला है कि ऐसा कहा गया कि 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट प्लस 10,000 रुपीज फाइन, और ये चोरी की सजा है। पहले तो कोई ये बता दीजिए कि चोरी की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी है, एक्सेप्ट प्रिया। ठीक है, प्रिया मेरी ओल्ड स्टूडेंट है। दीपांशी आप बताइए। 7 years. नॉर्मल नॉर्मल थेफ्ट की, नॉर्मल थेफ्ट की सजा कितनी है, 3 years. 3 इयर्स है। हर्षित, प्रिया, सब लोग यही बोल रहे होंगे कि मैक्सिमम इम्प्रीजनमेंट 3 इयर्स है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी सी दयावान सी जज हूँ, मैंने 1 ईयर की इम्प्रीजनमेंट दी है। मान लीजिए मोहन नाम का पर्सन है, उसको मैंने कहा कि भाई तू एक काम कर, 1 ईयर तो इम्प्रीजनमेंट जा और 10,000 रुपीज तो उस पर फाइन इम्पोज हो रहा है। ठीक है, 1 साल तक तो ठीक है, लेकिन मोहन के पास 10,000 रुपए देने के लिए नहीं है। तो वहां पर अब मोहन कितनी इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन क्या करेगा, भुगतेगा या उसको सफर करनी पड़ेगी। मैं बोल देती हूँ प्लीज, कोई और मतलब जिसको बीएनएस के बारे में जानकारी हो, किसी पहले तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, किस किस को है, इरम, इसके अलावा प्रिया। ठीक है, बच्चे तो ओल्ड स्टूडेंट है। और कोई है जिसको बीएनएस के बारे में जानकारी है या आईपीसी के बारे में भी जानकारी है कि कितनी सजा मिलेगी इस इंसान को, ये जो पर्सन है इसे कितनी सजा मिलेगी। इरम आप बताइए, बॉबी, चलिए इरम नहीं, बॉबी आप बताइए। मैम 1/4 ऑफ द टोटल इम्प्रेशन। 1 ईयर मैम। और जो और कोई बताइए, खुशबू कितनी मिलेगी सजा। मैम आई थिंक 3 year होगा। मैम मेरी बात समझो, आज तो तुमने बोल दिया, लेकिन आगे से कभी भी ये शब्द नहीं बोलेंगे आई थिंक।
मुझे ऐसा लगता है कभी भी इंटरव्यू में ये शब्द नहीं बोलना, या एक्चुअल में भी, कि शायद मेरे ओपिनियन में लॉ लॉ के ऊपर कुछ नहीं है। अब आप बोलो कि क्या बोलना चाहते हो, 1 साल या 3 साल? 1/4 of the maximum. मैक्सिमम आई थिंक नहीं है ना, लॉ में प्रोविजन दे रखा है। तो आप समझना, जब बीएनएस की बात होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि ये पर्सन मतलब फाइन नहीं दे पाएगा, तो यहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलेगी 1 ईयर प्लस जो 3 ईयर था ना मैक्सिमम इम्प्रीजनमेंट, उसका 1/4। याद रहेगा, ये भारतीय न्याय संहिता का प्रोविजन है। ये बीएनएस का प्रोविजन नहीं है। एक बार हैंड रेज करिए बीएनएस के प्रोविजन के लिए कि मैक्सिमम इम्प्रीजनमेंट का 1/4 मिलेगा। कौन था? दीपांशी थी क्लास में पहले जिसने आंसर दिया था। किसने कहा था? या मतलब बॉबी जी थे जो उन्होंने क्या कहा कि 1 ईयर का 1/4 मिलेगा। ऐसा नहीं है, मैक्सिमम इम्प्रीजनमेंट का 1/4 मिलता है। तो 3 ईयर का 1/4 देख लीजिएगा कितना होगा, 9 मंथ से ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड होल्ड रखिए। ठीक है, तो ये तो बीएनएस का प्रोविजन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बीएनएसएस में क्या लिखा हुआ है, बीएनएसएस में क्या लिखा हुआ है, और दोनों में यदि कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो किसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आ जाइए मैं आपको बीएनएसएस के बारे में बताती हूँ। देखिए बीएनएसएस में क्या कहा कि जो पनिशमेंट मिलेगी ना इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, जो ये लोग मैक्सिमम पास कर सकते थे, जैसे सीजेएम ने कहा कि भाई मोहन, सीजेएम ने क्या कहा कि मोहन को सजा मिलेगी 1 ईयर चोरी की सजा प्लस 10,000। तो सीजेएम कितनी मैक्सिमम सजा पास कर सकता है? एक बार पहले तो ये बताइए, सीजेएम मैक्सिमम सजा कितनी पास कर 7 सकता 7 years. है? तो अब सीजेएम जब 10,000 रुपीज पे नहीं करेगा, यदि मोहन, तो कितनी सजा पास करेगा इन एडिशन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन? 7 ईयर का 1/4। थोड़ा बहुत समझ में आया मैंने क्या कहा कि बीएनएस में क्या लिखा हुआ है? बीएनएस में लिखा हुआ है जो मैक्सिमम इम्प्रीजनमेंट दे रखी है उस पनिशमेंट, उस ऑफेंस के लिए। लेकिन बीएनएस के में कहा है कि जितनी मैक्सिमम इम्प्रीजनमेंट एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास कर सकता था, उसका 1/4। मतलब समझ में आ गया होगा आई होप। एक बार पढ़ लेते हैं और मैं आपसे दोबारा पूछ लूंगी। देखिए, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट मे अवॉर्ड सच इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द मेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे प्री में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और मेंस में तो जनरली पूछा जाता ही है ये क्वेश्चन कि यदि फाइन नहीं डिपॉजिट कराया, यदि फाइन डिपॉजिट नहीं कराया तो उस पर्सन को कितनी सजा मिलेगी। तो लिखा है कि ये जो सजा है, ये जो इम्प्रीजनमेंट है, वो सेक्शन 23 से ज्यादा नहीं होगा। सेक्शन 23 से ज्यादा नहीं होगा, तो ऑफकोर्स ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। फिर लिखा है शैल नॉट, शैल और मे आपको पढ़ना आना चाहिए। शैल मतलब कि मैंडेटरी प्रोविजन है। वेयर इम्प्रीजनमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict। एक मजिस्ट्रेट जो कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट है एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस अदरवाइज देन एज इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। इतना ज्यादा डीप में मत जाओ, लेकिन आपको कितना याद बोला मैंने कि 1/4 ऑफ द किसका, विच द मजिस्ट्रेट Is इज competent. कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। समझ में आया दोनों के अंदर प्रोविजन? आ जाइए एक बार इस पे भी देख लेते हैं कि बीएनएस और बीएनएसएस में क्या प्रोविजन है। तो आ जाइए, देखिए जब हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की, तो व्हाट इज इट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रीजनमेंट। जैसे 3 साल की सजा का, जैसे मान लीजिए एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास चाहे कितनी भी सजा पास कर सकता है, वैसे 3 साल ही कर सकता है, चोरी की सजा भी 3 साल है। लेकिन यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता और बीएनएस का प्रोविजन होता, तो वो 3 ईयर का 1/4, क्योंकि जो चोरी की सजा है वो मैक्सिमम कितनी है, 3 ईयर्स। तो यह है भारतीय न्याय संहिता का प्रोविजन। और बीएनएसएस की जब हम बात करेंगे तो ये बोलेगा कि 1/4 ऑफ द
मैक्सिमम इम्प्रीजनमेंट इनफ्लिक्ट बाय द मजिस्ट्रेट। जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ पे बीएनएस होता और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने पनिशमेंट पास करी होती, कहने को तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास केवल 1 साल तक की सजा पास कर सकता है, लेकिन यदि हम बीएनएस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलते तो वो कितनी सजा दे सकता था कि 1 ईयर प्लस 3 ईयर का 1/4। एक बार थोड़ा सा भी समझ में आया कि मैंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होने के बावजूद भी 3 साल का 1/4 क्यों कहा? क्योंकि बीएनएस में प्रोविजन है मैक्सिमम जो पनिशमेंट जो है उस ऑफेंस के लिए उसका 1/4। एक बार हैंड रेज करिए इस प्रोविजन के लिए, इस प्रोविजन के लिए। अब यहाँ पे यदि बीएनएसएस की बात होती, यदि यहाँ पे बीएनएसएस की बात होती तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास चाहे यहाँ पे कितना सजा कि 1 ईयर तो दे सकता था, लेकिन वो मैक्सिमम कितनी इन्फ्लिक्ट कर सकता है, 1 साल से ज्यादा नहीं कर सकता है, तो 1 ईयर प्लस 1 ईयर का 1/4। ठीक है, तो ये हो गए 12 महीने प्लस ये 3 महीने। यहाँ वो कितनी पनिशमेंट दे सकता है? 15 मंथ की पनिशमेंट दे सकता है। और यहाँ वो कितनी पनिशमेंट दे सकता है? मान लो यदि ये 3 इयर्स का 1/4 कितना हो सकता है? 9 ही होगा, मैं इतना भी कैलकुलेशन नहीं करी। 1 ईयर प्लस 9 मंथ है ना, तो 12 प्लस 9 यहाँ पे 21 मंथ। आपको ये दोनों कैलकुलेशन समझ में आ गई है तो आ जाइए, एक बार नोट्स में भी देख लेते हैं, पहले बेरेक कंप्लीट करते हैं। तो ये सब चीजें लिखी हुई है और फिर उन्होंने कहा कि ये जो इम्प्रीजनमेंट होगी ये इन एडिशन होगी। आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ, देखो जो मेन इम्प्रीजनमेंट चलती है ना वो तो ऐसे चलती है, जो मेन इम्प्रीजनमेंट चलती है वो तो ऐसे चलती है आई, ये है इम्प्रीजनमेंट। और यदि एडिशन इम्प्रीजनमेंट चलती है ना कि आपने पनिश वो नहीं दी, फाइन नहीं दिया और उसमें आपको इम्प्रीजनमेंट मिल रही है, तो वो चलती है ऐसे। ठीक है, तो ये है मेन इम्प्रीजनमेंट और ये है एडिशनल इम्प्रीजनमेंट, तो ये है सब्सटेंटिव। ठीक है, और ये है इन एडिशन। पूरा पूरा आपका क्या कंसेप्ट, ये प्रोविजन यही कंप्लीट होता है। ये जाइए आ जाइए अपन नोट्स में देख। देखिए क्वेश्चन भी यही बन के आएगा ऐसा कुछ, व्हाट आर द प्रोविजंस इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फॉर पासिंग सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है, मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन सब्जेक्ट टू, ये सेक्शन 23 से ज्यादा नहीं होगा। शैल नॉट किससे ज्यादा नहीं होगा? मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। फिर मैंने क्या कहा? इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन मे बी इन एडिशन, क्या बोल दिया मैंने? एडिशन। अब मैंने क्या लिखा है कि प्रोविजन इज ऑल्सो गिवन इन अंडर भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 8 सब सेक्शन 3। सेक्शन 8 में जब आप देखोगे तो फाइन के संबंध में प्रोविजन है भारतीय न्याय संहिता में। अब देखो, the term for which the court can order imprisonment in default of payment of fines shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is maximum, ये BNS के प्रोविजन है, which is maximum fixed for the offense if the offense is punishable with the imprisonment as well as fine. For example, if the maximum term of imprisonment provided for an offense is 1 year, the term of imprisonment in default of payment of fine can never exceed 3 months, which is 1/4 of the year. ये किसके बारे में? BNS के बारे में। There is a difference between भारतीय न्याय संहिता and भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रोविजन, बट इन केस, बट है यहाँ पे स्पेस मतलब स्पेस देना है मुझे, बट इन केस ऑफ कंडीशन अक्यूज्ड पर्सन शैल हैव बेनिफिट विच एवर इज लोअर। अभी हम क्या देख कर आए थे? ये देखिए इसके अंदर क्या देख कर आए थे हम, यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है आपके पास में कि एक में तो आ रहा था 15 मंथ्स और एक में आ रहा था 21 मंथ्स, 12 और 9 21। ठीक है, तो अब अक्यूज्ड पर्सन का क्या होगा? यहाँ तो बीएनएस में, बीएनएस के अकॉर्डिंग तो आ रहा है 21 मंथ्स और बीएनएसएस के अकॉर्डिंग आ रहा है 15 मंथ्स। तो छज्जू लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, आपको एक केस लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, मैं इसमें नोट्स में भी डाल दूंगी कि छज्जू लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या कहा गया था। बहुत सारे केसेस में कहा गया होगा लेकिन आपको एक केस लिखना है। इसके अंदर कहा गया था कि अक्यूज्ड को क्या मिलेगा? अक्यूज पर्सन शैल, ये बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन का एक रूल है। ठीक है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कि जहां पर किसी को बेनिफिट कन्फर हो रहा हो और जहां पर किसी को उसी प्रोविजन से, मतलब किसी एक प्रोविजन के माध्यम से
कहीं पे यदि किसी को बेनिफिट कन्फर हो रहा है और यदि किसी को नुकसान हो रहा है ना लॉ में, तो बेनिफिट कन्फर किया जाएगा। तो यहाँ पे एक जगह 15 है, एक जगह 21 है। तो छज्जूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में कहा इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्शन किसको अक्यूज को किसका बेनिफिट मिलेगा, जो लोअर है। अक्यूज को 15 महीने की सजा भुगतनी पड़ेगी यदि वो फाइन नहीं पे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली बनता है। यदि आप लोगों के पास में सिंघल की या किसी की भी मेंस के आपके पास में बुक हो, तो वहां पे ये कम से कम ये क्वेश्चन 10 से 12 बार हर जुडिशरी में आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आना चाहिए आपको। किसी को भी डाउट है तो एक बार माइक ऑन कर लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये इस चैप्टर के मोस्टली पावर ऑफ कोर्ट्स एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन नंबर 25 आता है, समझना मेरी बात को। मैम हम्म मैम 24 का क्लास 2 में थोड़ी कंफ्यूजन है मैम, हम्म, उसमें क्या एडिशन है, मतलब जैसे जो सिंपल सी इतना ज्यादा देखो। अभी जैसे मैंने क्या कहा कि आपको चोरी की सजा मिलेगी 1 ईयर प्लस 10,000। याद है, समझ में आया? और ये 10,000 यदि आप नहीं पे करोगे तो आपको सजा मिलेगी 3 मंथ। 1 ईयर तो क्या है, सब्सटेंटिव है, मतलब 1 ईयर तो भुगतोगे ही भुगतोगे, लेकिन 3 मंथ क्या है, इन एडिशन है। ठीक है, देखो ये लिखा है इन एडिशन टू अ सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम अवॉर्डेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। ठीक है, ये क्या होगा, इन एडिशन चलेगा। जिसने भी क्वेश्चन पूछा समझ में आया? सिंपल सा आपको याद रखना है सेकंड पैराग्राफ कि जो इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन shall be in addition to the substantive punishment. Done? ओके मैम। ठीक है, अब आ जाइए, देखते हैं सेक्शन नंबर 25। देखो बिल्कुल, आपको सबसे पहले वो सजा याद करनी जरूरी है, 3 साल, 1 साल, 7 साल। यदि वो सजा ही याद नहीं होगी तो नीचे की प्रोविजन निल है, वो होता है ना निल बट्टा सन्नाटा, वो है। समझिए, देखना क्या होता है। मान लीजिए कि मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट हूँ, मैं सजा पास कर सकती हूँ 3 मंथ और 3 ईयर। तो समझना, मेरे पास में आया एक बंदा आता है जो अक्यूज्ड है, और वो आया, उसने क्या करा है, उसने करा है क्रिमिनल ट्रेसपास। क्या करा है, क्रिमिनल ट्रेसपास या हाउस ट्रेसपास। जो हाउस ट्रेसपास की सजा है वो है 2 साल। ठीक है, अब उसने क्या करा, हाउस ट्रेसपास करा। फिर उसने क्या करा कि जैसे मान लीजिए वो जो पर्सन है वह उस घर का सर्वेंट था। क्या था, सर्वेंट था। तो सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसने क्या करा, अब चोरी कर ली उसने घर में, तो वो इंटरेस्टेड था उस प्रॉपर्टी से। अब उसने क्या करा, चोरी करी है, तो हाउस ट्रेसपास करके चोरी करी है, तो जो इसकी सजा है, सीबीटी की सजा है, वो भी है, क्या है, 2 साल। वो भी कितनी है, 2 साल। अब उसने क्या करा है, उसने क्या करा है, उसने नॉर्मल चोरी कर ली। वैसे तो नॉर्मल चोरी नहीं होगी, घर में घुस के करी है तो 7 साल की सजा होगी, लेकिन जस्ट आप अज्यूम कर लो कि ये जो चोरी की सजा है यहाँ पे 3 साल। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि पारुल जो मैक्सिमम इम्प्रीजनमेंट पास कर सकती है वो तो 3 साल पास कर सकती है, कितने साल पास कर सकती है, वो तो 3 साल। लेकिन अब ये बंदा ऐसा तो नहीं है कि ये 2 साल प्लस 2 साल प्लस 3 साल, 3 2 5 2 7, 7 ईयर। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हाउस ट्रेस पास की सजा कोई अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास करेगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की सजा कोई अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास करेगा, चोरी की सजा कोई अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास करेगा। क्या ऐसा पॉसिबल होगा क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगेन क्वेश्चन उठता है कि पारुल तो मैक्सिमम 3 साल की सजा पास कर सकती है, लेकिन यदि हम इसको मर्ज करें तो ये तो 7 साल होते हैं। तो पारुल कितनी सजा पास करेगी, कैसे सजा पास करेगी, क्या सीजेएम के पास भेजेगी क्या, किसी को पता है? क्या सीजेएम के पास भेजना पड़ेगा क्या इसको, सेंटेंस को, तो इस ऑफेंस को? तो यहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, क्या प्रोविजन है, देखो अब समझना कि क्या इस व्यक्ति का अलग अलग ट्रायल चलेगा, नहीं, इस व्यक्ति का एक ट्रायल चलेगा। कैसे ट्रायल चलेगा, जब हम चार्ज पढ़ते हैं, चार्ज के आगे इन फ्यूचर हम बीएनएसएस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ गरिमा सही बोल रहा हूँ, चार्ज जब हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि यदि एक पर्सन ने सिंगल ट्रांजेक्शन में बहुत सारे ऑफेंस किए हैं तो उसका एक साथ ट्रायल चल सकता है। अब चलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि 7 साल की सजा कैसे पास करेगा। ठीक है, अब आ जाइए क्या लिखा हुआ है। वैसे 7 साल की सजा नहीं करेगा, इसका प्रोविजन है, देखिए
कि वेयर अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंस। एक तो चल रहा है ट्रायल, लेकिन कितने ऑफेंस है? 1 2 3 ऑफेंस है। कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ये बोल रहा है सिंगल ट्रायल की बात करता है सेक्शन 9, सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंसेस to the several punishment prescribed therefore which such court is competent to inflict, and the court shall, considering the gravity of offense, order such punishment to run concurrently or consecutively। देखो इन्होंने कहा है कि वो क्या कर सकता है, इजीली ट्राई कर सकता है, इजीली ट्राई कर सकता है, और वो बताएगा कि ये जो पनिशमेंट है कौन करंटली चलेगी या कॉन्सिक्वेंटली भी चले। अब कैसे होता है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम ऐसे क्या बोल रहे हो कि कौन करंटली चलेगी या कॉन्सिक्यूटिवली चलेगी। इसका मतलब ये है कि ये मजिस्ट्रेट बताएगा कि आप पहले हाउस ट्रेसपास की सजा भुगतोगे, ठीक है, या आप फिर उसके बाद में इसके बाद में आप सीबीटी की सजा भुगतोगे, और उसके बाद में आप चोरी की सजा भुगतोगे। तो ये तो क्या हुआ, कॉन्सिक्यूटिवली, एक के बाद एक। वो मजिस्ट्रेट आराम से इनको ट्राई कर सकता है, पहले पैराग्राफ में ये बोला है, और वो बताएगा कि ये पनिशमेंट, ये जो पनिशमेंट आप भुगतोगे, ये कॉन्सिक्यूटिवली भुगतोगे क्या, कि भाई कॉन्सिक्यूटिवली सफर करनी पड़ेगी क्या आपको ये पनिशमेंट। कॉन्सिक्यूटिवली का मतलब समझ में आया, पहले हाउस ट्रेसपास, उसके बाद में सीबीटी, और उसके बाद में चोरी। तो ये होता है कॉन्सिक्यूटिवली, मतलब एक के बाद एक, और कॉनकरेंटली मतलब ये मजिस्ट्रेट बोल सकता है कि भाई एक काम करो, मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट है, क्योंकि ये 2 भी 3 के अंदर आता है, ये सीबीटी भी 3 के अंदर आता है, तो ये मजिस्ट्रेट बोलेगा एक काम करो, चोरी की सजा आपको, ये चोरी की क्या कि आप 3 साल की सजा भुगतो, और ये इसके अंदर हाउस ट्रेसपास की सजा भी इंक्लूडेड है और सीबीटी की सजा इंक्लूडेड है। तो ये होता है कॉनकरेंटली। एक बार शब्द समझ में आए, कॉन्सिक्यूटिवली का मतलब 7 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी उसको, और कॉनकरेंटली का मतलब 3 साल तक की पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी, और मजिस्ट्रेट बोल देगा कि आपकी ये सजा मर्ज होकर आपको सजा, मतलब आपको सजा सफर करनी है। एक बार हैंड रेज करिए, समझ में आया? मैंने जस्ट एक पैराग्राफ समझाया, उसके अंदर मैंने एक्सेस कुछ नहीं समझाया, मैंने जस्ट ये बोला कि हाँ भाई, इसने कहा कि कोर्ट ट्राई कर सकता है, कोर्ट ट्राई कर सकता है, पनिशमेंट पास कर सकता है, जो ठीक है ऑर्डर करेगा, लेकिन वो बताएगा, वो बताएगा। जब हम जजमेंट राइटिंग लिखते हैं, पहले ये सेक्शन 31 हुआ करता था, जब हम जजमेंट राइटिंग लिखते हैं, इन फ्यूचर कभी ना कभी तो जजमेंट राइटिंग लिखोगे, कभी तो उस स्टेज पे जाओगे ना आप लोग, जब जजमेंट राइटिंग लिखने की हिम्मत रखोगे, तो वहां पे आपको ये प्रोविजन, मतलब जजमेंट राइटिंग का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, पता रहता है, रटा रहता है, ये लिखना है, लेकिन आपको उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि जब अपन सेंटेंस पास करेंगे तो वहां लिख सकते हो आप कि एज पर सेक्शन 25, जब जजमेंट की मैं एज पर सेक्शन 25 इस अक्यूज्ड को बोलता हूं कि ये सजा कॉनकरेंटली चलेगी, या मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखकर कि यार बहुत भयंकर ऑफेंस है, इस अक्यूज को मैं बोल रहा हूँ कि ये सजा कॉन्सिक्यूटिवली चलेगी। अब आपको समझ में आया, कॉन्सिक्यूटिवली चलेगी तो वो पनिशमेंट जो बंदा भुगतेगा वो भुगतेगा 7 साल की, ठीक है, 7 साल की, यदि मान लीजिए सीजेएम है या कुछ भी है, और यदि कॉनकरेंटली चलेगी तो ये बंदा पनिशमेंट भुगतेगा 3 साल। समझ में आ गया? अब आ जाइए, ये बोल रहा है सेकंड पैराग्राफ। हम्म सेकंड पैराग्राफ बोल रहा है कि भाई आपको बड़े कोर्ट को भेजने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लगा कि यार ये तो सजा टोटल मिलके 7 साल हो रही है, तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये जो पनिशमेंट के लिए, आप इसको पनिशमेंट देने के लिए हायर कोर्ट के पास भेजो। तो यही लिखा है कि इन द केस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस, कॉन्सिक्यूटिव में तो उसको 7 साल भुगतनी पड़ेगी, कि इन द केस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट by reason only the aggregate punishment for several offense being in excess of the punishment, कि भाई कि कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस में ये जरूरी नहीं है, केवल इसी कारण से कि यदि हम एग्रीगेट करते हैं कि वो टोटल पनिशमेंट एक्सीड में जा रही है, जितना वो पर्सन एक सिंगल ऑफेंस के लिए, जो मजिस्ट्रेट है सिंगल ऑफेंस के लिए दे सकता था, ऐसा जरूरी नहीं कि उसे हायर कोर्ट के पास। देखिए लिखा है टू सेंड द ऑफेंडर फॉर ट्रायल बिफोर द हायर कोर्ट। इस पैराग्राफ का मतलब यही है कि कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस में यदि एग्रीगेट पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा जा रही है,
जितनी वो इन्फ्लिक्ट कर सकता था उससे ज्यादा जा रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे हायर कोर्ट के पास भेजा जाए। लेकिन इसकी दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? प्रोवाइडेड दैट इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 20 years। पहले यहाँ पे कितना साल हुआ करता था? प्रिया, किसी को आइडिया कितने साल हुआ करते थे यहाँ पे? मैम 14 years। 30। 13 नहीं थे, मैं 14 साल। 14 years 14 years हुआ करते 14 थे। एक सेकंड आप मुझे दे दीजिए तो मैं इसमें भी चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, कि किसी भी परिस्थिति में इन्होंने कहा कि जो ऑफेंस है उसको जो पनिशमेंट है वो किसी भी परिस्थिति में कितनी नहीं मिलेगी, 20 साल से ज्यादा नहीं मिलेगी। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? कि मान लीजिए मर्ज करते करते यदि पनिशमेंट कितनी 21 साल हो जाएगी तो भी उसको 20 साल से ज्यादा तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उसने कहा ठीक है, पहला समझ में आया कि किसी भी परिस्थिति में ये 20 साल से ज्यादा तो नहीं होगी, 20 साल से ज्यादा तो नहीं होगी। फिर इन्होंने क्या कहा, देखते हैं। फिर इन्होंने कहा बी, द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। ठीक है, समझ में मैंने क्या बोला? कि किसी भी परिस्थिति में ये 20 साल से ज्यादा नहीं होगी। देखो, इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड देन 20 years। द एग्री और सेकंड कंडीशन है द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस ऑफ द पनिशमेंट। तो अब आप कोई मुझे बता सकता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस परिस्थिति में, जब उसने हाउस ट्रेस पास किया है, सीबीटी किया है और चोरी की है, इस परिस्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सजा पास कर सकता है? कोई भी बता दीजिए। कोई बता सकता है इस परिस्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट? अमित, आप बताइए कितनी सजा पास कर सकता है एक मैम जुडिशियल 9 मजिस्ट्रेट? years। 9 year कहाँ से करेगा? देखो, दो मैम कंडीशन फुलफिल करनी है आपको। एक तो इसने क्या कहा कि किसी भी परिस्थिति में 20 साल से ज्यादा नहीं होगा, है ना? या किसी भी परिस्थिति में जितना पनिशमेंट एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक कोर्ट पास कर सकता है उसके दुगने से ज्यादा नहीं होगा। दुगना समझते हो? ट्वाइस से ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो पनिशमेंट है, एक बार मैं वापस आपको समझाती हूँ, मतलब समझाती नहीं, क्वेश्चन में दोबारा पूछती हूँ। 6 years हाँ, 6 years, लेकिन समझ गए होंगे 6 year। लेकिन मैं एक बार आपको बता भी देती हूँ कि क्यों 6 year। क्योंकि मैंने क्या कहा कि किसी भी परिस्थिति में 20 साल से ज्यादा नहीं होगा, और किसी भी परिस्थिति में जितना एक कोर्ट पास कर सकता था, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी पास कर सकता था? 3 साल पास कर सकता था। उसके दुगने से ज्यादा नहीं होगा, ट्वाइस से ज्यादा नहीं होगा। तो 6 year से, तो चाहे पनिशमेंट किसकी, हाउस ट्रेसपास की चाहे 2 हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की चाहे 2 हो, थेफ्ट की चाहे 3 हो, लेकिन जो टोटल एग्रीगेट पनिशमेंट यहाँ पे कितनी आ रही? 7 year। लेकिन किसी भी परिस्थिति में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 6 साल से ज्यादा पनिशमेंट पास नहीं कर सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्योंकि दोनों में से 20 साल तो मैक्सिमम है, लेकिन इनमें साथ में एक कंडीशन है कि जितनी वो पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर सकता था मैक्सिमम, उसका ट्वाइस से ज्यादा नहीं होगा। एक बार बेरेक्ट उठाई, पहले तो एक बार हाथ हैंड रेज कर दीजिए कि समझ में आ गया क्या? समझ में सबको आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी को नहीं आया तो अब माइक ऑन करके पूछिए। पहले तो जो भी कोई बोल रहा था 9 साल, कौन बोल रहा था 9 साल, उसको समझ में आ गया क्या? 9 years जो भी बोल रहा था उसको समझ में, यस तो मैम। सबको समझ में आ जाना चाहिए। वापस से एक बार बेरेक्ट पढ़ेंगे हम, और फिर बेरेक्ट थोड़ा सा गंदा हो रहा है, नोट्स पढ़ते हैं। जाइए देखिए, वापस से पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द लॉ अंडर बीएनएसएस 2023 relating to sentence in case of conviction of several offences at a trial। Sentence in case of conviction of several offences at trial: when convicted at one trial for 2 or more offences, the court may
पास सेवरल पनिशमेंट, उसने बोला है कि भाई हाँ भी आप सेवरल पनिशमेंट पास कर सकते हो, और साथ में बोला है कि ये तो ऑफ बताएगा कि ये तो या तो कॉन्करेंटली चलेगी या कॉन्सिक्यूटिवली चलेगी। ऑफ कोर्स कॉन्करेंटली तब चलेगी जब कम ग्रेविटी वाला ऑफेंस हो, और ग्रेविटी वाला ऑफेंस है तो कॉन्सिक्यूटिवली चलेगी। कॉन्करेंटली का मतलब है साथ साथ, कॉन्सिक्यूटिवली का मतलब है एक के बाद एक। Case of consecutive sentence, it is not necessary to send to the higher court if aggregate punishment access from the punishment which a magistrate inflict for single, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे हायर कोर्ट के पास भेजना चाहिए, बट प्रोविजो imprisonment shall not exceed 20 years, shall not exceed 20 years, but aggregate punishment shall not exceed twice of the punishment for a, इसमें मैं क्या कर दूंगी एग्जाम्पल भी डाल दूंगी, ठीक है एग्जाम्पल भी डाल दूंगी कि एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस ऑफ द पनिशमेंट फॉर अ सिंगल ऑफेंस व्हिच अ मजिस्ट्रेट कुड इन्फ्लिक्ट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे तरीके से एक बार बता दिया है। देखिए अब जैसे मान लीजिए सीजेएम होता तो कितनी सजा पास कर सकता था, कोई भी बता दीजिए। 14 years. 14 ईयर्स पास कर सकता था, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता तो 2 साल तक की 2 सजा पास years. कर सकता था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 26-27 अननेसेसरी सेक्शन है, बेयर एक्ट में से देख लेते हैं। मैम हम्म, मैम जहाँ पे ऑफेंस ज्यादा ग्रेविटी वाला हो तो फिर उसके लिए हायर कोर्ट को भेजना पड़ेगा। ग्रेविटी वाला हो तो देखो यहाँ पे इसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है कि ग्रेविटी वाला है तो हायर कोर्ट के पास भेजना पड़ेगा। नहीं मैम मतलब जिसमें ज्यादा पनिशमेंट है, अगर ऐसा मतलब अब किसी मान केस लो में यदि कोर्ट को लगता है, मतलब ये जस्ट एक प्रोविजन बता रहे हैं, एक प्रोविजन बता रहे हैं कि कोर्ट ट्राई कर सकता है। अभी जब मतलब मुझे इसका इस सेक्शन इस वाले बेरेक का नहीं पता, लेकिन सीआरपीसी में सेक्शन 325 करके एक सेक्शन हुआ करता था, उसको लगता है मजिस्ट्रेट को कि इसे सीजेएम द्वारा ट्राई किया जाना चाहिए तो सीजेएम के पास भेज सकता है, मे प्रोविजन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर परिस्थिति में भेजेगा, यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी मे प्रोविजन ही होगा, ठीक है। वैसे ये लिखा हुआ है कि हाँ भाई जरूरी नहीं है उसको भेजना, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो अब जब आगे एक सेक्शन पढ़ोगे तो वहां आपको दिखेगा कि यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि यार इसे मेरे द्वारा ट्राई नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, मेरे द्वारा ट्राई नहीं किया जाना चाहिए, तब वो सीजेएम के पास भेज देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बोला है ना, यहाँ पे ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी इसके लिए बोला है कि यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि ग्रेविटी ज्यादा है तो ये पनिशमेंट कॉन्सिक्यूटिवली चलनी चाहिए, मतलब एक के बाद एक चलनी चाहिए। लेकिन मजिस्ट्रेट को लगता है कि ग्रेविटी कम है तो ये पनिशमेंट कॉन्करेंटली चलनी चाहिए, और ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, ठीक है। डन। मैम एक बार कॉन्करेंटली का यस एक बार बता दीजिए. देखो वर्ड है कॉन्करेंटली, आप इसको कैसे याद करोगे, मतलब कैसे याद करो, कॉन्सिक्यूटिवली, ये जो कॉन्सिक्यूटिवली होता है ना, कॉन्सिक्यूटिवली मतलब लगातार। वो कॉन्करेंटली हो सकता है, या कॉन्सिक्यूटिवली का मतलब लगातार होगा। देखो समझ लो, कॉन्करेंटली थोड़ा सा मैम पढ़ने में कॉन्जिक्यूटिवली मतलब लगातार। हाँ consecutively का मतलब देखो concurrently का मतलब साथ साथ। देखो इसमें डबल आर आ रहे हैं ना, जैसे मैं यदि याद कर रहा हूँ तो मैं ऐसी चीजों को याद करती हूँ कि इसमें डबल आर आ रहे हैं ना, मतलब 2 आर साथ साथ चल रहे हैं ना, तो कॉन्करेंटली का मतलब है साथ साथ, ठीक है। और कॉन्सिक्यूटिवली थोड़ा सा वर्ड हार्ड भी लग रहा है, तो यहाँ पे एक के बाद एक चलेगी, ठीक है। समझ में आ गया, जो इसने भी पूछा था, कॉन्करेंटली मतलब साथ साथ चलेगी, कॉन्सिक्यूटिवली मतलब लगातार एक के बाद एक चलेगी। डन। तो उस मैम केस में मैम पनिशमेंट कैसे डिसाइड होगी? अभी बताया ना, एक बार कॉन्सिक्यूटिवली। वापस हाँ एग्जांपल देखो दो. समझो, वापस बताती हूँ कि ये इन केस ऑफ ये जो प्रोविजन है ना, 20 साल और ये वाला डबल वाला 20 साल और डबल वाला प्रोविजन, ये देखो कॉन्सिक्यूटिवली के लिए भी दे रखा है, सिर्फ कॉन्सिक्यूटिवली पनिशमेंट के लिए दे रखा है। इन केस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस ये जरूरी नहीं है कि आप इसको हायर कोर्ट के पास भेजो, ठीक है। आप कितनी सजा पास कर सकते हो, 20 साल, और जितनी एक जो मजिस्ट्रेट है सजा पास कर सकता था उसका डबल, तो 20 साल और कॉन्सिक्यूटिवली हो गया मैम. कॉन्करेंटली में कैसे होगा अगर दो कॉन्करेंटली में तो क्राइम एक अरे साथ हो? समझो ना, कॉन्करेंटली में 3 इयर्स है, तो हम्म. जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो 3 इयर्स की सजा पास ही कर सकता है ना। ओके, ओनली मैक्सिमम आएगा उसके अंदर. हाँ कॉन्करेंटली में तो मैक्सिमम ही है, 3 इयर्स से ज्यादा तो क्या पास करेगा। लेकिन कॉन्सिक्यूटिवली है तो 20 साल, और जो पनिशमेंट है उसका डबल, जो डबल राइट. मैक्सिमम वो दे सकते हो। 3 साल है तो मतलब 6 साल, सीजेएम है तो मतलब 14 साल,
और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है तो मतलब 2 साल। ठीक है, ओके डन। यस डन। सबको समझ में आ जाना चाहिए, कोई इसमें डाउट की मतलब आशंका भी नहीं होनी चाहिए, मैंने अच्छे से बता दिया है। और फिर भी हो तो एक बार नोट्स में देख लेना, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसमें इरेजर नहीं रहता क्या? ठीक है। मैम सेक्शन, हाँ। मैम ये अभी जो आपने एग्जाम्पल समझाया ना हाउस ट्रेसपास वाला, तो इसमें उसकी टोटल जो हो रही थी वो 7 इयर्स हो रही थी। 7 इयर्स हो रही थी, हाँ। तुम हाँ, कितनी लेकिन पनिशमेंट? मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो है उनकी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो 6 इयर्स तक की डबल अगर देते हैं तो वो 6 ईयर देंगे या 7 इयर्स? 7 तो 6 दे ही ईयर नहीं देंगे सकते ना। ना। नहीं तो 6 ईयर देंगे ना, यही तो मैं समझा रही थी। वो जी 6 मैम, ईयर ठीक ही है। पास कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया क्या? देखिए, किसी को भी डाउट है, किसी को भी डाउट है, मैं कल की क्लास में दोबारा पूछ लूंगी, बताऊंगी नहीं, पूछूंगी आपसे कि ये इसका बताओ, इसमें कितनी सजा पास हो सकती है। ठीक है, एक बार सबको समझ में आ मैम गया कि सब हैंड रेस करिए। मैम लेकिन अगर ट्रेसपास वाले केस में जैसे ऑफेंस ऐसा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इसे 7 इयर्स ही देनी चाहिए, तो वो तो सीजेएम के फिर पास भेजेगा, वो सीजेएम के पास भेजेगा। मैं बता रही हूँ ना, आगे एक प्रोविजन आएगी, एक सेक्शन, एक पूरा चैप्टर आता है, उसके अंदर उसको ऐसा लगता है कि इसे सीवियर पनिशमेंट देनी चाहिए, इसको भयंकर पनिशमेंट देनी चाहिए, तब वो फिर सीजेएम के पास भेज देगा। ठीक है दीपांशी? यस और मैम। कोई भी पूछ रहा होगा? देन आई होप आपको समझ में आ गया। उस पूरे चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। देख लेते हैं ये आगे के सेक्शन क्या है। मोड ऑफ कन्फरिंग पावर। इन कन्फरिंग पावर अंडर दिस संहिता द हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी मे बाय ऑर्डर एम्पावर पर्सन स्पेसिफिक। यदि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को कुछ एम्पावरमेंट देना पड़ेगा, वो या तो नेम के द्वारा देगा, या उस पर्सन को ऑफिस दे देगा, या उस पर्सन को टाइटल दे देगा। कोई नहीं पूछता आपसे, लेकिन जस्ट जनरली जब आपकी किस्मत खराब हो तो ये सेक्शन भी पूछा जा सकता है कि मोड ऑफ कन्फरिंग पावर 3 तरीके से दी जा सकती है। या तो नाम दे देगा कि भाई पारुल जैन, पारुल जैन को बनाया जाता है, या उसको टाइटल या उसको ऑफिस दे देगा कि पारुल जैन को ये ऑफिस में रखा जा, ईएम बनाया जाता है, या उसको मतलब ऑफिस, देखो 3 बोला मैंने, बोला नेम, ऑफिस और टाइटल, 3 तरीके से पावर कन्फर की जाती है। ठीक है, 3 तरीके से पावर कन्फर की जाती है। और ये कब से इफेक्ट में आती है? जब से उसको पर्सन को कम्युनिकेट कर दिया, जिस दिन से पारुल जैन को कम्युनिकेट कर दिया कि आप ईएम हो इस पोस्ट के, तब से ये इफेक्ट में आ जाती है। ठीक है, कोई अननेसेसरी आपसे नहीं पूछ रहा है। अब आ जाइए पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड। हमें आपका हाथ में देखना कौन है? आ जाइए, देखिए क्या बोलते हैं, पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड। जो पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड कि वेन एवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट who has been invested by the high court or state government with any power under this sanhita throughout any local area is appointed to an equal or higher officer of the same nature within a like local area। एक बार मैं इसको नोट्स में से देख लेती हूँ, मुझे समझ नहीं आती चीजें। देखिए, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर तो हमने पढ़ ही लिया है, सिंपल सा, मैंने ये जो चीजें हैं आप नोट्स में से पढ़ सकते हो कि हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट मे एम्पावर पर्सन बाय नेम, बाय ऑफिस, और यहाँ पे एक टाइटल भी लिख देना कि बाय टाइटल। अब क्या है पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, यदि इक्वल और हायर ऑफिस, ठीक है, इक्वल और हायर ऑफिस पे अपॉइंट होते हैं, तो वह सारी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं जो इन्होंने जो हाई कोर्ट ने दिए या स्टेट गवर्नमेंट ने दिए। ठीक है, ना ही आपसे कोई पूछ रहा है, ना ही कभी एग्जाम में आ सकता है। विड्रॉ कैसे कर सकते हैं पावर? हाई कोर्ट ने जैसे पावर दी है या स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दी है, तो वह पावर को विड्रॉ भी कर सकता है। कौन से सेक्शन में दी थी? सेक्शन 26 में पावर दी है, तो यही लिखा हुआ है हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट मे विड्रॉ पावर्स कन्फर्ड अंडर दिस संहिता कि यदि हाई कोर्ट ने पावर दी है, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दी है, तो वह क्या कर सकते हैं? वह उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये 3 एक इररेलेवेंट सेक्शन है, आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की। सक्सेशन ऑफ पावर, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कौन किसके सक्सेशन में जाएगा, कौन किसके सक्सेशन में जाएगा। तो जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो सीजेएम डिसाइड करता है। जैसे मैं आप सब लोग मिलकर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसमें से एक सीजेएम है, तो सीजेएम डिसाइड करता है। यदि एडिशनल सेशन जज है तो सेशन जज डिसाइड करते हैं।
ठीक है। यदि ईएम है तो डिस्ट्रिक्ट में जो जिससे बड़ा है, जो जिससे बड़ा है, जैसे बहुत सारे हैं तो कौन डिसाइड करता है, जैसे क्लास का मॉनिटर डिसाइड करेगा कि भाई आप ये काम करोगे, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो कौन डिसाइड करेगा, पावर सीजेएम। यदि ईएम है तो कौन डिसाइड करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए यही कुछ लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल डिटरमाइन सक्सेसर बाय रिटन ऑर्डर, लेकिन ये सब एवं ही नहीं चलेगा, ये सब रिटन ऑर्डर के थ्रू होगा, ये सब रिटन ऑर्डर के थ्रू होगा। सीजेएम है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो सीजेएम किसके, सीजेएम पावर डिसाइड करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। सेशन जज पावर डिसाइड करेगा कि कौन कौन सक्सेशन होगा, कौन सक्सेशन में सीट ग्रहण करेगा, तो ये सेशन जज डिसाइड करेगा, यदि एडिशनल सेशन जज की बात है, क्योंकि असिस्टेंट सेशन जज अब खत्म हो चुका है। और कुछ देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या बोल सकते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक सेकंड की हाई कोर्ट कितनी सजा पास कर सकता है, क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। मैं बता देती हूँ प्री के क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। हाई कोर्ट कितनी सजा पास कर सकता है, सेशन जज कितनी सजा पास कर सकता है, सीजेएम, जेएम फर्स्ट क्लास और जेएम सेकंड क्लास कितनी सजा पास कर सकता है। ठीक है। बीएनएस के जो केस है उसमें कौन ट्राई करेगा, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। और जो अदर लॉस के केस है वो कौन ट्राई करेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, ये तो बनेगा ही बनेगा। यदि कोई आपसे क्वेश्चन, जिसको लग गया ना कि भाई मुझे क्वेश्चन देना है इस चैप्टर से, तो यही क्वेश्चन देगा, मोस्टली यही क्वेश्चन देगा। और यदि पनिशमेंट एक ट्रायल में, यदि सेवरल ऑफेंसेस का क्या हो रहा है, ट्रायल हो रहा है, पनिशमेंट कैसे चलेगी और पर्सन कितनी पनिशमेंट पास कर सकता है जो मजिस्ट्रेट, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आ जाइए, इम्पोर्टेंट। ठीक है। ये एक सिंपल सी बात बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कि सीजेएम है, तो क्या मुझे कोई बताइए कि सीजेएम क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता क्या, कोई भी बताइए। तो सुपीरियर है, सीजेएम क्या है, सुपीरियर ऑफिसर है, तो क्या ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर एक्सरसाइज कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है। कर सकता है। कर अब जैसे सकता है मैम। जैसे आप खुद ही मानिए, डीएसपी है, डीएसपी होता है ना, डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नरेट ऑफ पुलिस, तो क्या ये कांस्टेबल या एसआई की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, चाहे इनको स्पेसिफिकली दे रखी हो या नहीं दे रखी हो। तो ये सबसे ऊपर वाली पोस्ट है, तो क्या एसआई, कांस्टेबल या और भी लोअर कोई भी पुलिस वाला है, क्या उनकी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना। तो यही लिखा हुआ है, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन have the same power throughout the local area where they are appointed as the officer। तो ये बोल रहे हैं कि ओआईसी से ऊपर वाले जो पुलिस ऑफिसर हैं वह सभी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं जो एक ओआईसी एम्पावर, मतलब ओआईसी एक्सरसाइज कर सकता है। तो वापस देखिए, पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक, मान लीजिए कि ये बात करने, मान लीजिए एसओपी की, ठीक है, कि पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू द ऑफिसर इंचार्ज, की जो ऑफिसर इंचार्ज के सुपीरियर है वह क्या कर सकते हैं, हैव द सेम पावर्स थ्रू आउट द लोकल एरिया, उन लोकल एरिया में उस व्यक्ति के, उसके जो एसओपी है उसके पास सेम पावर होगी, वेयर दे आर अपॉइंटेड एज द ऑफिसर इंचार्ज हैज विद इन द लिमिट ऑफ द स्टेशन। यदि एसओपी है तो वह ऑफिसर इंचार्ज की पावर भी एक्सरसाइज कर सकता है, उसकी तो खुद की पावर है ही, लेकिन एक ऑफिसर इंचार्ज भी जो पावर अपनी एक्सरसाइज कर सकता था वह पावर भी सुपीरियर इंचार्ज, सुपीरियर ऑफिसर भी एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है। तो ये मतलब जस्ट जनरल नॉलेज जो भी हमने सेक्शन पढ़े ना, ये जनरल नॉलेज के 26 से लेके 30 तक के। अब आ जाइए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, जिसमें मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है तो मतलब इंपॉर्टेंट है, आपसे मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कब पब्लिक मजिस्ट्रेट और पुलिस वालों को क्या करेगी, असिस्ट करेगी। अब एक पब्लिक, अभी आपने मेरा इंटरव्यू देखा हो, जब मैंने इंटरव्यू की जो क्लिप्स डाली है मूक इंटरव्यू, उसमें भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि कब एक पर्सन बाध्य है, कब एक पर्सन बाध्य है पुलिस वालों को असिस्ट करने के लिए, मजिस्ट्रेट को असिस्ट करने के लिए, ये देखते हैं। ठीक, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और यदि आप असिस्ट करते नहीं हो तो आपको सजा भी मिलती है, भारतीय न्याय संहिता में सजा दे रखी है। एवरी पर्सन इज, यहाँ पे वर्ड है एवरी पर्सन और वर्ड है पब्लिक,
पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सेवन। ठीक है, पहले ये सेक्शन 37 हुआ करता था भारतीय न्याय उसमें सीआरपीसी में। लेकिन पुरानी चीजों को भूल जाओ, देखो जो चीजें हो चुकी है उसको अननेसेसरी माइंड में जो पास था वो भूल जाओ, अब अपन करंट में चल रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट जो चीज है ये सेक्शन 31 है। तो 31 के अनुसार पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। ठीक है, तो क्या लिखा है इसने, every person is bound to assist a magistrate और पुलिस ऑफिसर when reasonably demanded to do so। ऐसा नहीं है कि जाके मदद करने लग गए। यदि पुलिस वाले ने बोला कि भाई इसको पकड़, जैसे मान लो कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भाग रहा है, पुलिस वाले ने बोला कि अमित इसको पकड़िए, जाके उसको पकड़िए, तो देखो इंटेंशन आपका गलत नहीं है, डर रहे हो आप तो बात की बात है। लेकिन यदि आपको दिख रहा है कि भाई पुलिस वाले ने बोला है मुझे उसको पकड़ने के लिए, डिमांड करी है, और आप उसको नहीं पकड़ रहे हो, तो आप पे सजा लगती है 222 की। सेक्शन है 222 लगता है आपके ऊपर भारतीय न्याय संहिता का। ठीक है, तो क्या लिखा है कि थर्ड पर्सन बाउंड है मजिस्ट्रेट को असिस्ट करने के लिए या पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए जब उससे रीजनेबली डिमांड किया गया हो। और कौन कौन सी 3 सिचुएशन है, याद करनी है, लर्न करनी है, रटनी है, रात को चाहे सपने में याद करो, लेकिन ये 3 चीजें आपको याद करनी है। कब कब बाउंड है, कि यदि कोई पर्सन एस्केप्ड पर्सन है, उसके अरेस्ट के लिए या उसके प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, तो ये लिखा है इन द अरेस्ट और प्रिवेंशन ऑफ द एस्केप ऑफ एनी पर्सन ऑथोराइज टू बी अरेस्टेड, कि वह व्यक्ति जो अरेस्ट होने के लिए, मतलब अरेस्ट होने के लिए उसको ऑथराइजेशन है कि अरेस्ट हो सकता है, यदि वो भाग रहा है उसको अरेस्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आप पब्लिक बाउंड है यदि डिमांड की गई। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ब्रीच कर रहा है, शांति भंग कर रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यदि बोला है मजिस्ट्रेट ने या पुलिस वाले ने, तो आपको अब बाउंड हो। और यदि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो एक बार देख लेते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, पहले 3 शब्द हुआ करते थे, तो यहाँ पे वो शब्द है या नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी ही है, ये मुझे ऐसे याद आ रहा है, टेलीकॉम, रेलवे, कनल, टेलीग्राफ, ऐसा कुछ हुआ करता था पहले। किसी और को याद आ रहा है, रेलवे, कैनल, टेलीग्राफ, ऐसे कुछ का हुआ करता था, इन्होंने हाँ, डायरेक्ट यहाँ यही था 3 थे। 3-4 चीजें थी ना। तो यहाँ पे इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी कर दिया है। ठीक है, इसको भी मैं वो क्या कर दूंगी, इसको भी मैं पर्पल कलर से कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे पहले 3-4 चीजें कि रेलवे को, पटरियों को, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को, टेलीग्राफ को, इन सबको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आपको क्या होगा, आप, और यदि मतलब कोई पहुंचा रहा है और आपसे बोला कि इसको रोको और आप नहीं रोक रहे हो, तो आपकी सजा है। तो यहाँ पे आपकी तीन तीन चीजों देखो मैंने क्या बोला, एस्केप्ड पर्सन के अरेस्ट के लिए, ब्रीच के मतलब अरेस्ट के लिए, प्रिवेंशन के लिए। फिर दूसरा मैंने आपको बोला कि कोई ब्रीच ऑफ पीस को तोड़ रहा है, सेपरेशन कर रहा है, तो उसके प्रिवेंशन के लिए। और तीसरा मैंने क्या कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है या इंजरी अटेम्प्ट करने जा रहा है, उसको रोकने, देखो क्या बोला मैंने, इंजरी अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, ये नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको रोकने के लिए यदि आपसे उसने, पुलिस ऑफिसर ने या मजिस्ट्रेट ने डिमांड किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, असिस्ट करना पड़ेगा। तो आ जाइए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 222 ऑफ भारतीय न्याय संहिता punishes those who are bound by the law to assist a public servant intentionally। मैंने शब्द क्या बोला, intentionally। ऐसे मैं तो एक लाचार व्यक्ति हूँ, यदि मान लो मैं एक लाचार व्यक्ति हूँ और वो मुझे बोल रहा पुलिस वाला पकड़ इसको, अब मैं भाग ही नहीं सकती, तो मैं कैसे भागूंगी। इंटेंशनली ओमिट्स टू डू सो, पनिशमेंट सिंपल imprisonment of 1 month और फाइन 2500 और ठीक है 2500 रुपए या 1 साल की सजा, 1 महीने की सजा आपको मिलेगी यदि आप बाउंड हो और आप उसको इंटेंशनली ओमिट कर रहे हो, तो आपकी पनिशमेंट है। डन, एक बार समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि व्हेन पब्लिक इज बाउंड टू असिस्ट द पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 32, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। तो आपको मैं बता देती हूँ, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेक्शन। ठीक है, ये भी एक, इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सेक्शन, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ऐसा नहीं है कि वारंट है, वारंट जारी कर दिया कोर्ट ने तो केवल वारंट पुलिस वाला ही एग्जीक्यूट कर सकता है। इस तरीके की कोई भी माइंड, जैसे मान लो कि मेरे पास में पुलिस वाले ने बोला कि पारुल आप इस वारंट को एग्जीक्यूट करो, ठीक है, तो
अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मान लीजिए हर्षित है, यहाँ पे हर्षित है और मैं हर्षित को बोल रही हूँ कि हर्षित, मुझे पुलिस वाले ने ये वारंट दिया है एग्जीक्यूट करने के लिए, तुम मेरी मदद करो। तो यहाँ पे किसके बारे में प्रोविजन है? उस हर्षित, मतलब हर्षित के बारे में प्रोविजन है कि क्या हर्षित को पारुल जैन की मदद करनी चाहिए। क्या पारुल जैन पुलिस ऑफिसर है? नहीं, नहीं पुलिस ऑफिसर नहीं है, लेकिन पारुल जैन एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे बात हो रही है पारुल जैन की, ये प्रोविजन बात कर रहा है हर्षित की। ठीक है, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। अब देखना क्या होगा। मैंने हर्षित को कहा कि हर्षित प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे पुलिस वाले ने कहा है कि मुझे ये वारंट एग्जीक्यूट करना है। तो हर्षित क्या वेला है क्या, उसको क्या पता कि भाई दिया है या नहीं दिया है। तो मेरे हाथ में वो वारंट होना चाहिए, मेरे हाथ में या मेरे पास में वो वारंट होना चाहिए। आप मेरे नोट्स में देखोगे वहां पे स्पेसिफिकली मैंने बोल्ड हर चीज में जो मुझे लगता है ना कि बेयर एक्ट में इसको ये एग्जाम में याद करने की जरूरत है, तो वो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि when a warrant is directed to a person who is not a police officer, any other person may aid in executing the warrant if the person to whom the warrant is directed is nearby and acting to execute। यदि वह व्यक्ति उसे एग्जीक्यूट कर रहा है उस वारंट को और उस व्यक्ति के पास में नियर बाय वो वारंट है, तो हर्षित क्या है, बाध्य नहीं है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मे, एक बार बेयर एक्ट में भी देख लेते हैं ये मे ही है क्या। में ठीक है, है मैम। मे ये वर्ड है, तो यहाँ पे हर्षित बाध्य नहीं है, यहाँ पे हर्षित कर सकता है, कर सकता है करेगा नहीं है, यहाँ पे वर्ड है मे। ठीक है, और यहाँ पे इज बाउंड है, आपका शेल प्रोविजन है, ये बाउंड है पर्सन। ठीक है, ये छोटे छोटे शब्द याद रखना आपको जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वारंट शुड बी नियर बाय एंड पर्सन इज एक्टिंग इन एग्जीक्यूटिंग द वारंट, की पर्सन एग्जीक्यूट वारंट को एग्जीक्यूट करने की मतलब कर रहा हो, तो हर्षित कर सकेगा उसकी मदद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डन। ठीक है, मैम कर सके मतलब करना ही है ऐसा? कर सकेगा एक तो होता है करेगा, जब आप वो देखते हो ना भारतीय साक्षर अधिनियम यदि आपने पढ़ा हो, तो वहां यस। पे एक वर्ड होता है मे और एक होता है शैल, तो ये तो वर्ड है मतलब करेगा, इसमें वो बाउंड नहीं है यही? तो यहाँ पे वो और कर सकेगा। ठीक है, यहाँ बाउंड नहीं है, मे मैम वर्ड है ना। शैल कंपल्सन शो करता है। शैल कंपल्सन, यहाँ तो उसको करना ही पड़ेगा, यदि शैल वर्ड होता तभी तो मैंने बोला कि बेरेक्ट में देखते हैं कि यहाँ वो बाध्य है क्या, बाध्य है क्या, तो वो बाध्य नहीं है, यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन है, हर्षित कर सकेगा। ठीक है, डन, जो भी पूछ रहा था। यस मैम। आ जाइए और कुछ देखते हैं। अब इस सेक्शंस के नाम देखने पड़ेंगे, मैंने इसके लिखे हैं तो ठीक है, अदरवाइज देखो इस सेक्शन के नाम मैं कल लिख दूंगी, मैं सेक्शन के नाम नहीं लिखे हैं, जल्दी जल्दी मैं नोट्स बना रही थी। देखो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए सेक्शन 103 शायद मर्डर हो सकता है, 105 शायद कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है, जितना मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है, एक बार मैं ये सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, 112 पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, 113 टेररिस्ट एक्ट है। ठीक है, और ठीक है मैम ये सारे। हाँ जी, पनिशमेंट है मर्डर की 103। 103 में मर्डर की पनिशमेंट होगी, 105 में कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट होगी। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना आपको कि दिख रहा है हीनियस टाइप के ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है। तो अब आप सोचो कि एक पर्सन है, जैसे मैं हूँ, मुझे दिख रहा है कि सामने मर्डर हो रहा है, मेरे सामने मर्डर हो रहा है, और मुझे पता है कि मर्डर हो सकता है, मर्डर हो सकता है, तो मुझे मेरी जिम्मेदारी है यहाँ पर कि ऑफिसर इंचार्ज को जाके मैं एफआईआर लिखाऊं, कंप्लेन लिखाऊं, या मजिस्ट्रेट को जाकर बताऊं। ठीक है, समझ गए। यदि आप नहीं करते हो तो आपकी पनिशमेंट है। ठीक है, तो तभी तो बोलते हैं कि मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना, सेक्शन 33 में पनिशमेंट आ जाती है। आपको पता है वो कौन सा केस था, आरजीकर, जो कॉलेज वाला केस था, उन लोगों ने एफआईआर ही दर्ज नहीं कराई, तो उनपे पनिशमेंट लगी होगी सेक्शन 33 की। पहले वाले सेक्शन में मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 39 करके सेक्शन था पुराने वाले भारतीय उसमें सीआरपीसी में, कि यदि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और आपको इंफॉर्मेशन है, तो ये सारे ऑफेंस देख रहे हो, ये दो अभी मुझे याद आ रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है,
ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब आपको पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए दे दिया है कि भाई जा, कि पारुल को हर्षित के लिए बोला है कि पारुल हर्षित की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करेगी, ठीक है, और उसके आपको पता है और आप उसको क्या नहीं कर रहे हो, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को, तो आप पे सजा मिलेगी। तो यही लिखा हुआ है, any person who becomes aware of the commission or intention of other to commit offense under certain section, ये सेक्शन नंबर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब तो सब याद करना है। राजस्थान जुडिशरी एक ऐसी चीजें हो गई है कि वो अब छोटी सिंपल सिंपल चीजों को बहुत अलग तरीके से पूछती है। पहले लोग सोचते थे कि भाई ये सेक्शन हमें याद, हम लोगों ने तो सीरियल नंबर याद करे, मुझे अदर का नहीं पता, हम लोगों ने सब याद करा है कि सारे सेक्शन 299 300 ये सारे सेक्शन हम लोगों ने याद करे, लेकिन बच्चे छोड़ के जाते हैं जनरली। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, यदि आपको जुडिशरी क्लियर करना है, एक तो कुछ भी मत छोड़ के जाओ, प्री में तो कुछ भी मत छोड़ के जाओ, मेंस की तो चलो बात अलग है, लेकिन प्री में तो एक एक शब्द आपको याद करके जाना, जो बेयर एक्ट में लिखा है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई इस पेज नंबर पे ये लिखा हुआ है, तब आप आराम से प्री क्लियर कर सकते हो। सही बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन हु बिकम्स अवेयर ऑफ द कमीशन और इंटेंशन टू अदर टू कमिट ऑफेंस अंडर सर्टेन सेक्शन ऑफ बीएनएस, सर्टेन है तो स्पेसिफिकली जो नियरेस्ट नीचे लिखे हुए वो मस्ट प्रोवाइड, मस्ट तो समझते ही होंगे, मस्ट पड़ेगा आपको दिस इंफॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर अनलेस दे हैव रीजनेबल एक्सक्यूज, ठीक है, हमेशा एक्सेप्शन तो डाल ही देते अनलेस दे हैव रीजनेबल एक्सक्यूज। तो ये जो ऑफेंसेस हैं, मैं जब नोट्स बनाऊंगी तो ये सब लिख दूंगी कौन कौन से ऑफेंस है, राइट वे, ठीक है, इस टेबल बना के, ठीक है। और ये यदि आप नहीं कर सकते हो, यदि आप नहीं करा आपने, तो आपकी जो पनिशमेंट है सेक्शन 200 और सेक्शन 239 में दी रखी है, पहले शायद 187 में थी, ठीक है, लेकिन अभी आपको याद रखना है 211 और 239 में। अभी अपन ने ऊपर कौन सा सेक्शन याद करा, 222, 222 में पनिशमेंट है यदि आप बाउंड हो, असिस्ट करने के लिए बाउंड हो और आप बाउंड वो नहीं कर रहे हो तो 222 सेक्शन है। और यदि यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड हो और नहीं दे रहे हो तो 211 और 239 में पनिशमेंट लगती है। सब सीरियस ऑफेंस है, आपने यदि इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपकी क्या लगती है, आपको सजा मिल सकती है। और यहाँ पे ये विलेज वाले लोगों के लिए कहा है कि जो विलेज में ऑफिसर्स हैं, लाइक सरपंच हैं या कुछ भी कोई भी लोग हैं, ठीक है, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट्स, ठीक है, ये जो है इनकी जिम्मेदारी है। अब जैसे मान लीजिए, अब इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कौन कौन से स्टोलन गुड्स है, जो जिन उनको पता है कि चोरी का सामान ये पर्सन बेचता है, ये नटोरियस रिसीवर है, नटोरियस मतलब इसका काम ही यही है, काम ही यही है चोरी का माल खरीदने का, बेचने का, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जो विलेज का जो ऑफिसर है उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको पता चल रहा है, पता है आपको कि ये रॉबर है, ये एस्केप कन्विक्ट है, ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, आपको पता है कि इस व्यक्ति ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, ठीक है। आप आपके विलेज में जैसे नहीं होता कि पानी में लाश मिली है, पानी में लाश मिली है, तो सस्पिशियस डेथ और डिस्कवरी ऑफ कॉप्स इन नियर और द विलेज, ठीक है, और आउटसाइड कमिट इंडिया, ठीक है, ये कुछ भी आप इतना मन दिमाग लगाओ। लेकिन अब ये देखो एनी मैटर, अब मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट याद करे कि विलेज के लोगों को किसकी देनी पड़ेगी, जो नटोरियस रिसीवर है स्टोलन गुड्स का, ठीक है। फिर दूसरा कि जो एस्केप्ड कन्विक्ट है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है। तीसरा कि कोई सस्पिशियस डेथ हुई है नियर द विलेज। चौथा, किसी ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है। और एक और ये याद कर लो कि जो एनी मैटर अफेक्टिंग लॉ और पब्लिक सेफ्टी एज डायरेक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ बता रखे हो पब्लिक सेफ्टी के मेजरमेंट, उनके संबंध में कोई मैटर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप पर भी सेक्शन 211 और सेक्शन 239 की पनिशमेंट लगेगी। चैप्टर कठिन कठिन नहीं था, लेकिन पूछा जा सकता है आपसे इस चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्लास कंटिन्यू करनी है तो आप एक बार मुझे, पर इंडिविजुअल क्लास भी आपको कंटिन्यू करनी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। क्लास 1.5 घंटे की ही होगी, ठीक है। और पूरा एक बार टाइम डिसाइड, एक बार बैच पूरा डिसाइड हो जाए कितने बजे ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद में मैं बता दूंगी कि टाइम स्पेसिफिकली कितने बजे का है, ठीक है। आई होप आपने, यदि नहीं भी कंटिन्यू कर रहे हो तो आई होप आपको डेमो क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। मैंने अपना 100% ट्राई किया है आपको समझाने के लिए, और नोट्स भी मिलेंगे, और साथ साथ बीच में मैं बताती जाऊंगी कि कौन कौन से एमसीक्यूज आएंगे, मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू सो मच। एंड मैम जजमेंट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कराओगे? किसकी, इसकी आंसर राइटिंग की, मेंस यस आंसर मैम। राइटिंग की या
मैंने आपको यस। कहा मैं आपको पूरी एक बुक बता दूंगी, उसके बाद में आप मुझे कम से कम लाइक 5-6 क्वेश्चन भेज सकते हो, तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि मेंस में किस तरीके से आंसर लिखने हैं। ठीक है, फिर ओके बाकी मैं मैम। ना जैसे ये कंप्लीट होगा तो मैं इसका एक पेपर ले लूंगी पूरा मेंस का। ओके डन। मैम। ओके, हम्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। पारू मैम, हम्म एक जनरल क्वेश्चन था कि आप इतने सारे नोट्स बनाते हैं, तो आप जो एग्जाम में आंसर्स लिखते हैं वो डायरेक्ट की लैंग्वेज लिखते हैं या नोट्स की लैंग्वेज? तो मैं आपको सही बताती हूँ, समझना कि नोट्स सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, कि आपको चीजें समझ में आ जाए। चीजें जैसे मैं हूं, आप मुझे भी देखते हो, तो मुझे चीजें याद है क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हैं, तो मुझे पता है कि इस चार्ट में इस फॉर्म में ये है। लेकिन मैं यही बोलूंगी आपको कि नोट्स हमेशा सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। डायरेक्ट को प्रेफर करना चाहिए मेंस आंसर राइटिंग लिखने के लिए। ठीक है, मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि मेरे नोट्स सफिशिएंट है, मेंस आंसर राइटिंग लिखो। ठीक है, लिख सकते हो आप, लेकिन यदि आपको 100% मतलब बच्चों से थोड़ा एक्सक्लूसिव बनना है, अलग बनना है, तो आपको बेरेक की लैंग्वेज लिखनी चाहिए। ठीक है, 90% ट्राई करो कि आप बेरेक, तो बेरेक की लैंग्वेज भी सिंपल है। अभी हम किस में से हम किस में से पढ़ रहे हैं? पहले मैं आपको बेरेक से पढ़ा रही हूँ ना, फिर ही तो नोट्स में जा रही हूँ। बेरेक में भी तो सिंपल लैंग्वेज ही तो लिखी हुई है, इतनी हार्ड नहीं लिखी हुई है। ठीक है, अपन को देख के ओके डर मैम। लगता है, वो ऐसे छोटे छोटे शब्द लिखते हैं ना, तो अपन को देख के डर लगता है कि यार बेयर एक्ट में इतने हार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेयर एक्ट भी जब आप धीरे धीरे पढ़ने लग जाओगे ना, तो आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज सिंपल लगने लग जाएगी। ठीक है, अब ये बोल के बता रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। मैम लैंग्वेज बेयर एक्ट की पॉइंट्स देखो, मेरी बात समझो, मैं बता देती हूँ एक बार कि यदि सब सेक्शन नंबर दे रखे हो, तो आपको कभी भी 1 2 3 4 करके मत लिखना, यदि आपको याद नहीं है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम इसी की बात करते हैं, यदि हम इस सेक्शन की बात करते हैं, रीना आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। यदि हम इस सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 31, तो रीना आप इसमें 1 2 3 करके नहीं लिख सकते हो, समझ रहे हो? क्योंकि 1 2 3 का मतलब क्या हो जाएगा कि सेक्शन का सब सेक्शन बन गया। समझ रहे हो? तो 1 2 3 कब आता है? देखो, ये सेक्शन 33 का सब सेक्शन 1 है। ठीक है, यदि आपको किसी भी तरह का ऐसा लग रहा है कि मुझे सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा, तो ये बना दो डैश। ये ज्यादा प्रेफरेबल चीजें हैं इंस्टेड ऑफ आप ए बी सी डी। क्योंकि हम लोग जब लॉ पढ़ते हैं, तब हमें दिखता है ना ए बी सी डी का मतलब क्या होता है। जैसे अभी अपन वो पढ़ रहे हैं, समझिए डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो अपन क्या पढ़ते हैं? 2 1 A। तो यदि तुम मान लो कि चार्ज की डेफिनेशन आपने 2 1 D में लगा दी, तो कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया आपने। समझ रहे हो नहीं ना? सभी समझ रहे हो ना आप? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा सब सेक्शन नंबर, तो ये मैं प्रेफरेंस दूंगी कि आप इसको 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 डैश लगा के आ जाओ। ये 1 2 3 4 तो किसी भी हालत में गलती से मत लिख कर आ जाना, क्योंकि जब ये बात हो जाती है, तब क्या आ जाते हैं ये, इसका मतलब है कि सब सेक्शन नंबर की बात करो। यदि हम ऐसा करने लग जाए, आप खुद ही सोचो कि जब हम मतलब अभी मुझे याद नहीं आ रहा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, लेकिन 32 का 1 स्पेसिफिकली डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप है ना लेटर, जो सेकंड वाला पैराग्राफ है, सेकंड वाला आपके माइंड में वो आ रहा है कि लेटर रिलेशन पहले याद आने लग गया आपको कि कब व्यक्ति को बुलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे थोड़ी है कि आप 32 के 2 में 2 को पहले पहले नंबर पे लिखे आओगे, क्योंकि आपको सीरियल, यदि आपको लग रहा है कि सीरियल नंबर नहीं याद है मुझे, तो डैश को प्रेफरेंस देकर आओ। क्योंकि ये जो सब सेक्शन 1 2 3 है, ये क्या बन जाते हैं? ये सब सेक्शन है, ये सब सेक्शन बनते हैं। आप कभी भी लॉ में देखोगे ना, और आज के बाद भी याद रखना, कभी भी आप लॉ में देखोगे, देखो ए बी सी, ए बी सी। तो यदि आप खुद ही सोचो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है 51 का के स्पेसिफिकली, तो ऐसे थोड़ी कि हमें याद नहीं आ रहा के, तो हम जाके नंबर 1 लिख कर आ जाएंगे। स्पेसिफिकली दे रखा है ना, आपको पता होना चाहिए कि 51 का के क्या है, 21A क्या है। तो ये सब चीजें को याद रखनी चाहिए। यदि नहीं याद है, तो डैश लगा के आओ। प्रेफरेंस आप ये दो, डैश लगा दो, स्टार लगा दो, इस तरीके से स्टार स्टार मत लगा के आना, छोटे बच्चे लगते हैं। ये लगा दो, डैश डैश डैश। ठीक है, डन। आई होप समझ में आ गया होगा। मैम, हम्म मैम जो डायरेक्ट की आप बोल रहे हो कि डायरेक्ट की लैंग्वेज याद करनी है, तो मैम इसमें मेंस के लिए याद करनी होगी, तो मैम उसमें क्या-क्या सेक्शंस याद करने हैं? सारे सेक्शंस मतलब टोटल डायरेक्ट में जितने सेक्शंस है सब कुछ?
देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, डायरेक्ट में मेंस के ऑलरेडी पता रहते हैं कि जैसे अब तुम खुद सोचो दीपांशी कि क्या 26, 27, 28 और 29 सेक्शन जो हमने पढ़ा, तो ये क्या मेंस में आ सकता है क्या? कन्फेरिंग पावर, हल्का हल्का आपको पता है हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये सेक्शन आपको मेंस के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? जो जैसे मैंने बोला कि ये सेक्शन पढ़ना है जिसमें स्टार लगाए कि कब बाउंड है, तो आपको याद करना पड़ेगा वो सेक्शन। ऐसा थोड़ी है कि आप याद नहीं करो, आप सोचोगे कि चलो मैं छोड़ के चली जाती हूँ, ऐसा नहीं करना है। मेंस में मतलब मेंस में भी आपको सारे सेक्शन याद नहीं करने होते, पता रहता है कि मेंस में ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, मैम आप ऑलरेडी पता। मेन वाले क्वेश्चंस सेक्शंस बता दीजिए। हाँ मैं बताती जो हूँ, तो जिसमें भी मैं स्टार लगवाती हूँ वो सब मेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। पर ओके मैम मैम। अभी जो राजस्थान जुडिशरी का जो पेपर हुआ है ना अभी जस्ट, उसका प्री जो आया था उसमें ऑब्जेक्टिव बहुत घुमा घुमा के पूछे हुए थे मैम, हाँ, तो तो क्या उसके घुमा के हिसाब दिए थे? बेयर एक्ट से बाहर कुछ भी नहीं आया था। बेयर एक्ट नहीं से मैम। बाहर कुछ आया था क्या? मैंने आपको कहा प्री के लिए आपको पूरा बेयर एक्ट याद करना है। हाँ मैंने मैम, वही वही प्री के लिए तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा प्री ना के मैम। लिए आपको पूरा बेयर एक्ट याद, अब याद तो क्या है, देखो कंसेप्ट तो आपको समझ में आने चाहिए। मेंस में आपको रटना पड़ता है, प्री में आपको कंसेप्चुअल चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। प्री के लिए आप एक भी सेक्शन नहीं छोड़ सकते हो। प्री में आपने देखा होगा आरजेएस में जो एक्सप्लेनेशन है वो पूछे गए, मेनली एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन पूछे गए आरजेएस में। तो प्री में आप किसी भी चीज को नहीं छोड़ सकते हो, मेंस में फिर भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन प्री में नहीं छोड़ सकते। मैं खुद बताती हूँ, जैसे हमने कभी आज तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ा, सीपीसी का लास्ट वाला ऑर्डर 46 है शायद, सुप्रीम कोर्ट की अपील के बारे में, तो हमने वो नहीं पढ़ा। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ही राजस्थान प्री का वो बन के आया था कि अपील के अंदर कौन सी चीज इंक्लूड है, ऐसा करके आया था। तो प्री में तो आप ये सोचो कि आपको पूरा बैरक पढ़ना है, एक्सेप्शनली कि बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आपको सब पढ़ना पड़ता है प्री में, ठीक है। और थैंक यू लेवल मैम। बहुत बढ़ गया है, मतलब पेपर का लेवल बहुत बढ़ गया है। मैं तो यही ट्राई करूंगी, जैसे मैं पढ़ती हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। कि क्योंकि क्या होता है, सब लोग ऐसे सोच रहे हैं अभी, जैसे सबको ऐसा है कि हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आप खुद सोचो कि यदि हम प्री ही क्लियर नहीं कर पाएंगे तो मेंस के लिए प्रिपरेशन करके क्या करेंगे? जब आप पहली बार डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको उस तरीके से सोचना है कि पहले मुझे प्री क्लियर करना है। जब तक आप उस डायरेक्ट को 3 से 4 बार नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे खुद को। हम तो कब से पढ़ रहे हैं, मैं खुद ही अभी मैं रात को बैठे बैठे यही सोच रही थी कि मैंने कितनी मेहनत करी, लेकिन थोड़ा बहुत लक मैटर करता है, ठीक है, थोड़ा बहुत लक मैटर करता है। आपको अपना मेहनत का 100% आप दोगे ना तो मिल जाएगा, लेकिन जैसे लक होता है ना, लक वो जैसे मेंस में आपका लक मैटर नहीं करता है, ठीक है, प्री में आपका लक मैटर नहीं करता है, लेकिन इंटरव्यू में लक मैटर करता है। लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना। तो अब ये मत सोचो कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये चीजें आपको मेंस के लिए पढ़नी है। जैसे कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, तो जो चीज मैंने बताई थी कि भाई ये मेंस में आती है, उससे ज्यादा तो क्या आया उस क्वेश्चन में? भाई इंक्वायरी ट्रायल है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, ये स्पेसिफिकली पता रहता है कि ये सब चीजें आएंगी। तो मैंने आपको क्या बोला, क्या आपको वहां पे ऑफिसर इंचार्ज की डेफिनेशन दिखने को मिली क्या? नहीं मिली ना, तो नहीं आती वो डेफिनेशन, ठीक है भाई। बहुत ही रेयर चांसेस में आ जाए, बहुत ही रेयर चांसेस में, लेकिन ऐसी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। यही पूछा जाएगा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल में क्या डिफरेंस है, तो आपको उसका बेस्ट आंसर प्रिपेयर करना है, बेस्ट आंसर। और जो भी मैं बता रही थी कि जो बुक है, परीक्षा मंथन की बुक है, तो उससे आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। चलो ठीक है, अभी मैं फोन ये कट कर रही हूँ, ओके। थैंक यू सो मच। बाकी किसी को और थैंक कोई यू क्वेश्चन मैम। हो तो वो भी पूछ लो। थैंक यू मैम। थैंक यू।